हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ में 2023 के जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस है, अकाउंट एंड ऑडिटिंग के पीवाईक्यूज हैं, उसको यहाँ पे मैं आपके साथ में कवर कर रही हूँ। सो 2023 के अंदर आप लोगों के पास में एक मार्च के अंदर जब एग्जाम हुआ था तो उसके हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। तो ये मैं आप लोगों के पास में मार्च 2023 के पीवाईक्यूज को हम लोग देख रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो एक्स और वाई जो है वो क्या है? पार्टनर है। प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने क्या करा है? जेड को मिलाया है एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो आप लोगों के पास में जेड को बुलाया गया है वो कितने हिस्से के लिए बुलाया गया है? 1/5 शेयर के लिए बुलाया गया है। तो जो टोटल शेयर रहता है वो क्या होता है? टोटल शेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो जो रिमेनिंग शेयर आप लोगों के पास में बचेगा वो कितना रह जाएगा? तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में? जेड को कितना दे दिया? 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग रेशो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो जो एक्स का शेयर आप लोगों के पास में आ जाएगा ये कितना आ जाएगा? तो एक्स का शेयर जो रहेगा ये कितना हो जाएगा? 4/5 का। जो एक्स और वाई है वो इस रिमेनिंग शेयर को क्या करेंगे? अपने जो रेशो है 3:2 उसके अंदर क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। तो एक्स का हिस्सा कितना है? 3 है, तो 3 ऊपर हो जाएगा। टोटल कितना है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12/25 हो जाएगा। और जो वाई का शेयर आप लोगों के पास में है वो कितना हो जाएगा? तो जो वाई का शेयर है, वाई का शेयर कितना है? तो जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 उसका 2/5, तो ये कितना हो जाएगा? 8/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 12/25, 8/25 और आप लोगों के पास में 1/5 आ जाएगा। तो जब इसका रेशो हम लोग निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12:8:5 आप लोगों के पास में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 5 कैसे है ये पता चल गया ना? 25 बेस में आ जाएगा, तो 25 तो 5 5 से 25, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोगों ने किसके अंदर निकालना हो? यूनिट्स के अंदर निकालना हो। कितने नंबर ऑफ यूनिट को बेचा जाए जिससे हम लोगों को ना तो प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट के अंदर तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। ठीक है, और अगर हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना हो अमाउंट के अंदर तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशो होता है। जो पीवी रेशो रहता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है हम लोगों के पास में? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके ऊपर ना तो हम लोगों को क्या होता है? ना ही कोई प्रॉफिट होता है और ना ही क्या होता है? कोई लॉस होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा तो जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बाद में कंट्रीब्यूशन बचता है। उसके बाद में क्या बचता है? तो प्रॉफिट तो हम लोगों को कोई हुआ नहीं, तो उसके बाद में क्या आ जाएगा? जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना वो आप लोगों के पास में क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम लोगों के पास में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट होता है। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट को घटाने के बाद में जो बचता है वो फिक्स कॉस्ट कवर होती है, फिर प्रॉफिट बचता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट तो नील है, प्रॉफिट तो 0 है, तो जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? सो यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जा रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभार किया जाता है, जो कौन से नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जिसका जो बेनिफिट होता है वो हम लोगों को क्या मिलता है? मोर देन 1 ईयर के अंदर जिसका बेनिफिट रिसीव होता है वो आप लोगों के पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या करता है? एसेट्स के अंदर क्या करता है? इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या कर रहा है? बात करता है। ठीक है जी, इससे कैपेसिटी जो होती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है? बढ़ती है। जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? बिजनेस की क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी ट्रू हो जाएगा। हमें क्या बताना है? क्या ट्रू नहीं है। इसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। एक्वायर एसेट को एक्वायर करना तो उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब कोई एसेट को एक्वायर किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग रिपेयर का खर्चा भरते हैं या फिर कोई भी कैरिज का खर्चा भरते हैं, तो जब एसेट को लेकर आया जाता है तो न्यू एसेट के साथ में जो भी जुड़ा हुआ खर्चा होता है ना, वो आप लोगों के पास में क्या बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बनता है। ठीक है, हैवी एक्सपेंडिचर किया गया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होता है वो आप लोगों के पास में होता रिकरिंग नेचर का है, डेली बेसिस का होता है, लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। तो ऐसा जो एक्सपेंडिचर होता है ये क्या कहलाता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों के पास में, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है जी। सो जो 4 ऑप्शन होगा ये ट्रू नहीं होगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो व्हाट इज द करेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, मटेरियल यील्ड वेरिएंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोगों को अलग अलग आप लोगों के पास में क्या गिवन है, हम लोगों के पास में डाटा गिवन है। तो जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, पहले तो हम लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, एक्चुअल यील्ड कितना हुआ है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड में से क्या माइनस कर दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड यील्ड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। एक्चुअल यील्ड में से स्टैंडर्ड यील्ड को माइनस कर दिया जाएगा और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट रहेगी उससे क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल यील्ड माइनस में स्टैंडर्ड यील्ड और मल्टीप्लाई क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। तो जो एक्चुअल यील्ड है वो कितने की गिवन है हम लोगों को, 142 kg की गिवन है। जो स्टैंडर्ड यील्ड, अब देखिए जो स्टैंडर्ड इनपुट है आप लोगों के पास में वो कितने का है, 100 kg का है। कितना इनपुट प्रोड्यूस करना था, 100 kg, और यील्ड कितनी है, 90 kg। जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट है वो कितना है, 20 है। बट जो एक्चुअल इनपुट है वो 200 kg यूज हुआ है। तो एक्चुअल यील्ड भी आप उसकी सबसे 182 आप लोगों के पास में हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया करेंगे, तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको हम लोग 200 kg के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, चेंज यहाँ पर कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, 200 यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। देखते हैं चेंज किए कर नहीं, सिंपल हम लोगों के पास में रहेगा। तो करेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस हम लोगों को निकालना है। तो जो एक्चुअल यील्ड आप लोगों के पास में है वो कितना है, 182 kg है। तो यहाँ पे अब चेंज करना होगा। तो स्टैंडर्ड जो इनपुट है अगर वो आप लोगों के पास में 200 kg हम लोग मान के चलें तो डबल हो जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो भी कितने की आप लोगों के पास में आ जाएगी, 180 kg की आ जाएगी। तो जो एक्चुअल यील्ड है वो 180 kg का है, जो स्टैंडर्ड यील्ड है वो कितने की है, 180 kg की है। मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से, वो आप लोगों के पास में कितनी है, 20 है। तो ये आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा, 2 × 20। तो ये आप लोगों के पास में कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो क्या फॉर्मूला हम लोगों के पास में रहता है, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो ये इससे हम लोगों के पास में मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। ओके, so move to the next question. Which one of the following activities are included under investing activity in the cash flow statement? कैश फ्लो क्या होता है, ये एक आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जो कैश फ्लो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है। जबकि फंड फ्लो होता है वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए यूज होता है। कैश फ्लो क्या बताता है, कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को बताता है कि कैश आप लोगों के पास में आ रहा है, जा रहा है, किस वजह से। जो 3 एक्टिविटीज हम लोगों के पास में होते हैं इसके ऊपर रिवाइज्ड AS3 अप्लाई होता है। ठीक है, जो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है किन वजह से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से। तो वो आप लोगों का कहाँ पे शो किया जाता है, कैश फ्लो के अंदर शो किया जाता है।
सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप लोगों के पास में क्या आता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, कोई एसेट को खरीदा जा रहा है या कोई एसेट को बेचा जा रहा है, तो वो यहाँ पर आप लोगों के पास में आएगा जिससे एसेट बन रही है। ठीक है, तो देखिए कैश रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट कम हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो ये क्या करेक्ट हो जाएगा। कैश एडवांस एंड लोन मेड टू दी थर्ड पार्टीज, देखिए अगर हम लोगों ने थर्ड पार्टी को लोन दे रखा है तो वो क्या बनेंगे, हमारे डेटर बनेंगे, मतलब कि वो हमारी डेटर नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर करंट एसेट वाला लोन दे रखा है तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी क्योंकि हमने किसी को लोन दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अदर देन एडवांस एंड लोन मेड बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अगर ये क्वेश्चन आता ना कि जो एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके लिए लोन देना और लोन लेना, तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती। ठीक है, वो क्या हो जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए लोन देना और लोन लेना क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके लिए लोन देना थर्ड पार्टीज को, वो किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। लेकिन अगर लोन लिया जाता है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, अगर लोन लिया जाएगा तो वो किसका, मतलब कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की पर्पज से लिया जाता है तो वो फाइनेंसिंग में कवर होगा। ठीक है, यहाँ पे कैश रिसिप्ट फ्रॉम द रीपेमेंट ऑफ एडवांस, अब उन्हीं से पैसा वापस मिल रहा है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। ये अलग है, जो कैश रीपेमेंट है, जो अमाउंट बोरो किया था तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए बोरो किया था, इसकी क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। शेयर को इशू करना, डिवेंचर को इशू करना, ये सभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सप्लायर को पेमेंट करना है तो डेली का काम है तो ये किस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। एसेट को बेचना, खरीदना, लोन देना, लोन से पैसे वापस मिलना, ठीक है, वो आ जाएगा। लोन अगर ले रखा है तो या फिर लोन की पेमेंट की जा रही है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। और एक ये भी याद रखिएगा गाइस, अगर डिविडेंड क्या होता है, रिसीव होता है, डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट जो रहेगा अगर वो क्या होता है, रिसीव होता है, तो वो कौन सा पार्ट आप लोगों के पास में रहता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि डिविडेंड तब मिलेगा जब कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी। लेकिन अगर डिविडेंड जो होता है अगर वो पे किया जा रहा है एक फर्म के द्वारा, या इंटरेस्ट जो है उसको क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है, तो वो आप लोगों के पास में किसका पार्ट बनता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव होना, इन्वेस्टिंग, पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर, तो जो कॉस्ट ड्राइवर्स है उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, जो कॉस्ट ड्राइवर है अंडर द यूज्ड इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग होती है तो उसके अंदर कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करना है। तो जो कॉस्ट ड्राइवर होते हैं जो कॉस्ट को इम्पैक्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रांजैक्शन क्या है बिजनेस की, इंटेंसिटी कितनी है और ड्यूरेशन कितना है, तो ये क्या रहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर होते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ट्रांजैक्शन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, देन आफ्टर हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या है, इंटेंसिटी क्या है और ड्यूरेशन क्या है। सो ऑप्शन नंबर जो 4 रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस करते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करते हैं। सो थैंक यू टू एवरीवन।